डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ ए लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप नहीं है, पार्टनरशिप ख़त्म हो गया है, लिमिटेड कंपनी है। तो कंपनी में आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सोल ट्रेडर में भी हमने पढ़ा, इसके बाद हमने इसे पार्टनरशिप में भी पढ़ा और अब हम इसे कंपनी में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो बेसिक्स हैं वो सब आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। यहाँ पर भी हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे हमने जब सोल ट्रेडर की बात की थी, तो सोल ट्रेडर में हमने ये समझा था कि सोल ट्रेडर के लिए दो स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूरी है। कौन कौन सी? इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसी तरीके से जब हम पार्टनरशिप में आए थे, तो पार्टनरशिप में एक स्टेटमेंट बढ़ गई थी, उसमें इनकम स्टेटमेंट भी थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी थी, और एक उसमें एक और स्टेटमेंट बढ़ गई, जैसे हमने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी तरीके से जब आप कंपनी में आएंगे तो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें इजाफी हो जाती हैं, जिनमें से दो चीज़ें तो पुरानी हैं, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये दोनों लाजमी बनेगी, ठीक है। हाँ, इनकी सीक्वेंस ये नहीं होगी। अब इनकम स्टेटमेंट के बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बनाएंगे, बल्कि जैसे पार्टनरशिप में हम बनाते थे कि इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बीच में हम बनाते थे एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम अपने प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बात करते थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके अलावा, यानी कि जो कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर्स के अलावा यहाँ पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो उनके प्रॉफिट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो इनके बीच में एक स्टेटमेंट आ जाएगी, और उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बताएगी अभी आपको समझाता हूँ। यानी इसमें एक स्टेटमेंट बढ़ गई। अच्छा, एक स्टेटमेंट इसके अंदर और होती है जो कि ओ लेवल्स में तो नहीं है। वो स्टेटमेंट क्या है? वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन फिलहाल वो ओ लेवल्स का सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम इसे टच नहीं करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैसे अगर नाम से देखें तो आपको नाम से बात समझ में आ रही है कि एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसमें हम अपने कैश के फ्लो को पढ़ेंगे, यानी कितना कैश कारोबार में आया और कितना कैश कारोबार से गया। खैर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन चारों स्टेटमेंट्स के साथ नीचे जो है वो एक नोट्स होते हैं जिसमें इन सारे की वर्किंग लिखी होती है कि हम जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसमें अगर हमने डेप्रिसिएशन निकाला है तो कौन से मेथड से निकाला है, फला फला फला, वो सब हम नोट्स के अंदर मेंशन करते चले जाते हैं। यानी बेसिकली हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चार स्टेटमेंट्स आती हैं, किसके अंदर? कंपनी के अंदर। ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें तो आपको पहले से पता है, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, उसको छोड़ दीजिए। अभी हम बात करेंगे आपसे सिर्फ किसके बारे में? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में। इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे बनती थी, हमेशा की तरह, कोई चेंज नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बिल्कुल वैसे ही बनेगी, नॉन करंट एसेट्स, देन करंट एसेट्स, देन ओनर्स इक्विटी, यानी जो कैपिटल आपका पोर्शन होता है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, वो जब हम डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी नॉन करंट लायबिलिटी एंड देन करंट लायबिलिटी, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ जो आपके कैपिटल वाला पोर्शन है, सिर्फ उसमें एक छोटा सा चेंज आएगा। बहरहाल, अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में कि ये क्या चीज़ होती है। तो वैसे नाम से आपको आधी बात तो समझ में आ गई है कि एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसमें हम अपनी इक्विटी में जो भी चेंजेस आएगी, इक्विटी से मुराद है आपके कैपिटल में जो भी चेंज आएगा, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी समराइजेज द चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर टू द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग एंड जनरल रिजर्व। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी का पोर्शन होता है, उस पोर्शन में ये चार चीज़ें आती हैं। अगर आप पिछले लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये बात वहाँ पर समझ में आ जाएगी कि उसमें मैंने सबसे पहले लिखा था ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, उसके बाद मैंने लिखा था नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उन्होंने भी यहाँ पर वही लिखा, उसके बाद फिर मैंने लिखा था रिटेन अर्निंग और फिर लिखा था जनरल रिजर्व, वही सारी बातें कर रहे हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन चारों चीज़ों में जो भी चेंज आएगा आपके साल के दौरान, उस चेंज के लिए अगर आप कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस स्टेटमेंट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है सर? नहीं सर, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, छोड़ दे, साइड कीजिए। डेफिनेशन उस वक्त तक समझ में नहीं आएगी जब तक उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सामने हो। तो एक एग्जाम्पल हम सामने रख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बनाने जा रहे हैं। ये इसका एक नॉर्मल पैटर्न है, बुनियादी तौर पर आपका एग्जामिनर इसी पैटर्न पे आपको देता है। ठीक है। अच्छा भाई, क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई, जरा गौर से समझते जाइएगा। 2,05,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। ओ माय गॉड, यहाँ पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। रिडीमेबल का मतलब है कि आपने जिनको ये शेयर्स इशू किए हैं, कुछ साल के बाद आप उनसे ये शेयर्स वापस ले लेंगे और उन्हें उनका पैसा वापस कर देंगे। यानी कि ये आपके रिडीमेबल शेयर्स है, ये आपके इस पोर्शन का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की, उस डेफिनेशन के मुताबिक इसमें नॉन रिडीमेबल शेयर्स आते हैं, रिडीमेबल शेयर्स इसमें नहीं आएंगे। फिर ये क्यों दिया है सर हमें, बाद में बताऊंगा। अच्छा भाई,
पहले इसको गौर से समझ लीजिए। 2 लाख आपके प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी आपने 2 लाख शेयर्स जो है वो किसी को इशू किए हुए। अब ये 2 लाख शेयर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, ये हम बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। ये 5% क्या है इस पर, ये 5% है इस पर डिविडेंड, यानी आपने जिनको भी ये शेयर्स इशू किए हैं आप उन्हें हर साल 5% क्या देंगे, इस पर डिविडेंड पे करेंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या है सर, एट द रेट ऑफ 1 ईच, ये क्या है, $1 ईच। इसका मतलब ये है कि जो एक शेयर है इस वक्त प्रेफरेंस शेयर्स, वो एक शेयर की जो वैल्यू है वो $1 है। कितने शेयर्स हैं, टोटल 2 लाख शेयर्स हैं, और हर शेयर जो है वो $1 का, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएंगे $2 लाख, यानी $2 लाख के जो आपने शेयर्स इशू किए। आपको ये बात मैंने समझाई थी कि एक शेयर की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो एक शेयर की जो वैल्यू है इस वक्त वो है $1। ठीक है, अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि आपके एक शेयर की वैल्यू तो $1 है, ये तो फिक्स है, अब ये चेंज नहीं होगी, लेकिन आपके शेयर की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो आप अपना एक शेयर 1.5 का बेच सकते हैं, 1.7 का बेच सकते हैं, $2 का बेच सकते हैं, $2.5 का बेच सकते हैं। तो इस वैल्यू से ऊपर जितनी भी वैल्यू पर बिकेगा वो इजाफी वैल्यू कहलाएगी प्रीमियम। इस लफ्ज़ को कहीं माइंड में रखिएगा, प्रीमियम। तो कंपनी अपने शेयर्स को अपनी ओरिजिनल, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू को हम कहते हैं पार वैल्यू या फिर फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, जो चाहे नाम दे दीजिए, पार वैल्यू PAR पार वैल्यू, या फिर फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। इसकी एक शेयर की जो वैल्यू है वो $1 है। अब $1 से अगर ऊपर पे हम ये शेयर बेचेंगे तो वो सब चला जाएगा हमारा प्रीमियम के खाते में, प्रीमियम यानी इजाफी वैल्यू। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद है 6 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट 0.5 ईच, ये तो प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो गई। इसके अलावा कंपनी के पास, यानी कंपनी ने 6 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स भी इशू किए हुए, ये भी ऑलरेडी इशूड है, 6 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स है एट द रेट $0.5 ईच। लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर है, मैंने आपसे कहा था पिछले लेक्चर में भी कि प्रेफरेंस शेयर्स महंगे होते हैं और ऑर्डिनरी शेयर थोड़े सस्ते होते हैं। तो देख लीजिए इनके वैल्यू में कंपैरिजन देख लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो $1 का है, जबकि ऑर्डिनरी शेयर जो एक है इस वक्त वो 0.5 का है। अब ऑर्डिनरी शेयर में भी ये सीन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि अगर आप अपना ऑर्डिनरी शेयर 0.5 से ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं तो वो जो भी ज़्यादा कीमत होगी वो क्या कहलाएगा, शेयर प्रीमियम कहलाएगा। और अगर सर कम पे बेच देता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है सर हमारा शेयर नहीं बिक रहा, हम कम पर बेच दें, होता है बहुत कम होता है, लेकिन अगर कम पर बेचते हैं तो फिर हम उसे कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, बहरहाल हम प्रीमियम की बात करेंगे अगर कभी जिक्र आया तो ये शेयर की हो गई, कौन सी वैल्यू कहलाएगी, ये उसकी पार वैल्यू। अच्छा, इसके अलावा क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड 58,000, यानी हमारी कंपनी को इस साल जो प्रॉफिट हुआ है, हमारा ईयर चल रहा है 2026। ठीक है, इस साल जो हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है $58,000 का बिफोर प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। अभी हमने प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड नहीं दिया, ना इनको डिविडेंड दिया ना इनको डिविडेंड दिया, कोई भी डिविडेंड देने से पहले हमारी कंपनी का जो इस साल का प्रॉफिट है वो है $58,000, इसको ध्यान में रखिए। अच्छा जी, अब जो बता रहा हूँ उसको ज़रा गौर से समझिएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये ईयर के स्टार्ट की है, ये भी इन्फॉर्मेशन ईयर के स्टार्ट की, जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं वर्बली आपको समझा रहा हूँ कि ये जो 2 लाइंस दी हुई हैं आपको, ये ईयर के स्टार्ट की। साल के शुरू में हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर इशूड थे वो 2 लाख थे और जो ऑर्डिनरी शेयर इशूड थे वो 6 लाख थे। इसके अलावा साल के आखिर तक हमें $58,000 का प्रॉफिट हुआ। साल के शुरू में ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये भी साल के स्टार्ट की, सिर्फ ये प्रॉफिट जो है वो साल के आखिर का, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो साल के स्टार्ट की। साल के स्टार्ट में रिटेन अर्निंग $41,000। ये रिटेन अर्निंग क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताया था कि आपकी कंपनी के पास जो प्रॉफिट रखा हुआ है, जमा रखा हुआ है, उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो कंपनी के पास साल के शुरू में, यानी पिछले साल का कह लीजिए, पिछले साल का $41,000 का प्रॉफिट रिमेनिंग है। और इसके अलावा कंपनी ने रिजर्व भी आपको पढ़ाया था, किसी खास मकसद के लिए पैसा उठाकर रखा हुआ था पिछले साल $45,000। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीवियस ईयर की, यानी कि ओपनिंग बैलेंसेज आप यूँ कह लीजिए सारे। ठीक है, सिवाय प्रॉफिट के, प्रॉफिट क्लोजिंग पे आता है। ठीक है, तो साल के शुरू में जो मेरे पास प्रॉफिट रखा हुआ था वो 41,000 था और साल के शुरू में जो मैंने रिजर्व्स किए हुए थे वो $45,000 के थे। ये पिछले साल का इन्फॉर्मेशन है। अब साल के दौरान कंपनी ने डिविडेंड पे किया, यहाँ पर लफ्ज़ है पेड, ड्यूरिंग 2026, यानी इसी साल कंपनी ने डिविडेंड पे किए। नंबर 1, फाइनल डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $30,000। आपने फाइनल डिविडेंड पे किया है, कितना पे किया है, $30,000 का। और किसको पे कर रहे हैं आप, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड अलग होगा, अभी हम बात करेंगे इसकी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को जो आपने डिविडेंड पे किया फाइनल इसी साल, ये इसी साल की बात हो रही है, अगले साल की बात नहीं हो रही है, ना पिछले साल की बात हो रही है, इसी साल जो आपने डिविडेंड पे किया है वो $30,000 का। इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड जो आपने इसी साल पे किया है, इंटरिम डिविडेंड भी आपको पता था, साल के बीच में जो डिविडेंड पे करते हैं उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, जो कि 24,000 है, और साल के आखिर में जो पे करते हैं उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं।
ये दोनों ही डिविडेंड आपने इसी साल यानी 2026 में ही पे किए। इनको अच्छे तरीके से माइंड में रख लीजिए। अच्छा, अब साल के आखिरी दिन कंपनी ने कुछ प्रपोज किया, अपने शेयर होल्डर्स को कुछ बातें बताई हैं। ठीक है, प्रपोज करने का मतलब है एक तजवीज़ पेश की कि भाई हमारे मुताबिक हम ये फैसला करने वाले हैं। ठीक है, क्या तजवीज़ दी है? नंबर 1, ट्रांसफ़र ऑफ $8,000 टू जनरल रिजर्व। कंपनी ने जो कंपनी के पास प्रॉफिट रखा होता, प्रॉफिट कहाँ रखा होता? रिटेन अर्निंग में। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम इसमें से $8,000 का प्रॉफिट निकाल कर अपने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करते हैं किसी खास मकसद के लिए। रिजर्व में ऑलरेडी कितना है? 45,000 ऑलरेडी जमा है। कंपनी कह रही है हमें और पैसा इसमें जमा करना है, हम एक मशीन लेना चाहते हैं और पैसा जमा करना है। तो कंपनी ने $8,000 और ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ पर? जनरल रिजर्व में। ठीक है, इसमें किसी बात को इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। एतराज़ यहाँ होता है ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड ऑफ 8%। कंपनी ने इस साल प्रपोज किया है कि हम आपको 8% डिविडेंड देंगे। सर डिविडेंड दे तो चुके हैं, दोनों डिविडेंड दे दिए, फिर ये कौन सा डिविडेंड आ गया? भाई ये जो डिविडेंड आपने पे किया ना, फाइनल डिविडेंड, ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का जो डिविडेंड था वो इस साल आपने पे किया। समझिएगा कैसे? ये आपने कब? 31 दिसंबर, आज क्लोजिंग डेट है, साल खत्म हो गया। साल खत्म हुआ, प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी आपने, ये बनाई हमने इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में देखा अच्छा इतना सारा प्रॉफिट हुआ है। अब इतने सारे प्रॉफिट में से फिर आप अनाउंस कर रहे हैं कि हम आपको प्रॉफिट देंगे कितने %? 8%। किसको अनाउंस कर रहे हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए आपने 8% प्रॉफिट अपना अनाउंस किया। ठीक है, अब होगा क्या कि होगा ये कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होंगे वो वोटिंग राइट देते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होता है, वो वोट करेंगे नहीं जी 8% सही है या कम है या ज़्यादा है, वट एवर जो भी है वो इस पर वोट करेंगे। हो सकता है वो इस बात पर राज़ी हो जाए, हो सकता है इस बात पर राज़ी ना हो, वोटिंग इसके हक में ना है, तो फिर अपने अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं, जो ये डिविडेंड है ना अभी, ये आपने अनाउंस किया कब? 31 दिसंबर को। इनकम स्टेटमेंट बन गई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन गई, सारी स्टेटमेंट्स बन गई। उसके बाद आप ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम आपको 8% डिविडेंड देंगे, और वो भी आज नहीं देंगे। अगर आज दे देते चलो दे दिला के आज ही सारी स्टेटमेंट्स को हम अपडेट भी कर देते, लेकिन ये डिविडेंड तो अभी पेंडिंग में चला जाएगा। इस डिविडेंड की पेमेंट होगी अब शायद नेक्स्ट ईयर में जाकर। ठीक है, ये जहन में रखिए, जो डिविडेंड आपने इस ईयर प्रपोज किया है, इस डिविडेंड की पेमेंट आज नहीं होनी है। इस डिविडेंड की पेमेंट इस ईयर के यानी 2027 में किसी डेट पर जाकर इसकी पेमेंट होगी। आज तो आपने सिर्फ प्रपोज किया है भाई, दावत दी है आपने। ठीक है, तो क्या ये इस ईयर डिविडेंड पे किया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं सर, ये डिविडेंड अब नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा। तो क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए, 3 डिविडेंड हो गए आपके सवाल में। नंबर 1 फाइनल डिविडेंड, नंबर 2 इंटरिम डिविडेंड, और नंबर 3 प्रोपोज डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो पिछले साल अनाउंस किया था वो आपने इस साल लाकर पे कर दिया। इंटरिम डिविडेंड आपने इसी साल पे कर दिया, भले ये भी हो सकता है ये भी पिछले साल ही अनाउंस किया हो, लेकिन पे कर दिया इस साल। और ऑर्डिनरी शेयर जो डिविडेंड है प्रोपोज्ड है, ये डिविडेंड आपने अनाउंस इस साल किया, लेकिन आप इसे इस साल पे नहीं करेंगे, आप इसे पे करेंगे नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर की किसी भले 1 जनवरी को पे कर दें, लेकिन इस साल पे नहीं करेंगे, अगले ईयर पे करेंगे। अब आइए जरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी समझते हैं कैसे लिखना है। ये 4 कॉलम एग्जामिनर आपको बना कर देगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग और टोटल का। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपके सवाल में जो ओपनिंग वाला था वो लिखना है। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कितना है ये? अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर से पहले माजरत चाहता हूँ, पहले ज़रा मैं अपना प्रॉफिट मालूम कर लूँ कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है इस साल का। सर प्रॉफिट दिया हुआ था $58,000, ठीक है, लेकिन ये मेरा फाइनल प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड 58,000। अभी आपने प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा ज़रा सोचिएगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन है? ये मेरी कंपनी के रियल ओनर्स हैं या ये मेरी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, यानी जिन्होंने मुझे कर्जा दिया है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो मुझे इनको पैसा वापस करना है। इनसे मैंने पैसा लिया है 2 लाख शेयर्स का, और ये डिसाइड हुआ कि मैं इन्हें कुछ अरसे के बाद पैसा वापस कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल ओनर्स तो नहीं है, ये एक तरह के मेरी कंपनी के कर्जदार होगा, यानी मैंने इनसे एक तरह का लोन लिया है। और अगर मैं लोन लेता हूँ किसी से भी तो मुझे उस पर क्या देना पड़ता है? सर हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इंटरेस्ट क्या है? सर इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम कहाँ लिखते हैं? सर हम इसे अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, यानी सारे एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं और फिर हम उसे अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, तब जाकर हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आता है। तो क्या यहाँ ऐसा हो चुका है? नहीं सर, वाज़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉफिट अभी आपके पास है इसमें से प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड अभी माइनस नहीं हुआ, ये उससे पहले का, बिफोर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करने से पहले का ये क्या है? प्रॉफिट है। यानी इसमें से एक डिविडेंड और माइनस होना चाहिए था, क्या? प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड बनता कितना है वो समझ लीजिए।
शेयर्स कितने हैं, 2 लाख शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, $1। तो ज़रा नीचे कैलकुलेशन देखिएगा, यहाँ समझा रहा हूँ आपको। 2 लाख शेयर है, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, $1। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करें सर, इत्तेफाक से 2 लाख ही बन रहा है, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू जो है वो $1 है। वैल्यू का 5% लेना है, नंबर ऑफ शेयर्स का 5% नहीं लेना, ये जहन में रखिए। परसेंटेज जब आप अप्लाई करेंगे तो वो शेयर की वैल्यू पर अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर $1 है तो इसीलिए आपको लग रहा होगा कि हम 2 लाख का 5% ले रहे हैं, नहीं भाई, हमने पहले इस 2 लाख को इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, एक शेयर की वैल्यू से। एक शेयर की वैल्यू है $1। अगर यहाँ एक शेयर की वैल्यू $2 होती तो हम क्या करते, पहले इस 2 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करते, तो ये हो जाते 4 लाख। देन उस 4 लाख का आप क्या करते हैं, 5% कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, मैं दोबारा समझाता हूँ। 2 लाख शेयर है, यानी मैंने 2 लाख शेयर्स आपको दिए और आप सबसे मैंने $1 लिया, तो मेरे पास कितने पैसे आएंगे सर, आपके पास $2 लाख आए होंगे। 2 लाख शेयर दिए और हर शेयर के बदले मैंने आपसे $1 लिया, तो इसका मतलब मेरे पास $2 लाख आ गए। ठीक है सर, फिर मैंने लिखा 5%। इस 5% का मतलब मैंने ये कहा कि हर साल मैं आपको इस पर 5% डिविडेंड दूंगा, हर साल जैसे भी हालात हो मैं आपको इस पर 5% डिविडेंड दूंगा, ये फिक्स है। तो इसका 5% अगर मैं निकालूं तो 2 लाख का 5% कितना बनता है, $10,000। तो मुझे अपनी इनकम स्टेटमेंट में से ये $10,000 और माइनस करना चाहिए था, क्योंकि ये मुझे हर सूरत में देना है, फिक्स्ड है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो क्या है, वो फिक्स है। प्रेफरेंस शेयर्स पे मैंने आपको बताया था कि इस पे जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है, वो आपको हर सूरत में देना है, भले प्रॉफिट हो भले लॉस हो। ठीक है, तो कितना डिविडेंड बन गया, 10,000। ये मेरे इस प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था। अगर माइनस कर दूं तो प्रॉफिट 58,000 है, इसमें से ये 10,000 भी अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 48,000। तो मेरा एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो है 48,000। इसे माइंड में रखिए। अब यहाँ की कार्रवाई शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एट जनवरी 1, 2026, यानी ईयर के स्टार्ट के बैलेंसेस। शेयर का, ऑर्डिनरी शेयर का बैलेंस कितना था, ऑर्डिनरी शेयर्स कितने आपके पास, गौर से देखिए सर, हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 6 लाख और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 0.5। तो 6 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 से, तो इसकी वैल्यू बन जाती है $3 लाख। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर गौर से समझिएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स और उसकी वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आपको जो दिए जा रहे हैं ना ऑर्डिनरी शेयर्स, ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स, ये भी नंबर ऑफ शेयर्स। हमें यहाँ पर लिखना है वैल्यू। जो भी काम करना है अकाउंटिंग में वो वैल्यू में काम करना है। तो अगर मैं इसको इसकी वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो 6 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर 0.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाते हैं $3 लाख। यानी मेरे पास यानी जो मैंने जो शेयर्स इशू किए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स पूछे तो 6 लाख शेयर इशू किए हुए, लेकिन अगर उनकी वैल्यू पूछें तो उनकी वैल्यू बनती है $3 लाख। ठीक, अच्छा, उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पर रिजर्व जो साल के शुरू में था वो ये रहा $45,000। रिटेन अर्निंग जो साल के शुरू में था वो कितना था, $41,000, वो मैंने यहाँ लिखा। अब इन तीनों वैल्यू से कर लीजिए टोटल, तीनों को टोटल बनता है आई थिंक 386,000, टोटल बनता है 3,86,000। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि मेरी कंपनी में जो इस वक्त शेयर होल्डर है ना, यानी मालिक हैं, वो कितने के मालिक है, वो 3 लाख के मालिक नहीं है। उन्होंने शेयर तो खरीदे हैं 3 लाख के, लेकिन वो एक्चुअली मालिक हैं 3,86,000। सर ये क्या बात हो गई, जब उन्होंने 3 लाख के शेयर्स खरीदे हैं तो वो 3 लाख के मालिक होंगे? नहीं भाई, ज़रा गौर से सोचिए। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है, कंपनी में रखा हुआ प्रॉफिट पे किसका हक है, सर मालिक का हक है। तो जो ये मालिक हैं ये तो उनका पैसा है, और जो उनका प्रॉफिट है उस पर भी उसी का हक, मालिक का हक है। जी सर बिल्कुल हक है। तो इस प्रॉफिट पे भी किसका हक है, मालिक का। आपने मालिक के प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट उठाकर अलग से रख दिया, कहीं और रख दिया, छत के ऊपर रख दिया, तो अगर छत पे रख देंगे तो क्या उस पर मालिक का हक खत्म हो जाएगा? नहीं सर, कहीं भी रख दें, प्रॉफिट बैंक में रख दें, किसी और के हाथ रखवा दें, लेकिन उस पर हक किसका रहेगा, मालिक का। यानी इन सब चीज़ों पर किसका हक है, मालिक का। तो यानी मालिक जो इस वक्त आप मालिक हैं, आप 3 लाख के मालिक नहीं हैं, बल्कि 3,86,000 के मालिक हैं। ठीक है भाई, चले अब आगे बढ़ते हैं। अब जो काम हमने इस साल किए, ये तो सारे ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। अब जो काम हमने इस साल किया है वो सारी बातें हमें यहाँ पर लिखते चले जानी है। नंबर 1, आपने फाइनल डिविडेंड पे किया है कितना, 30,000 इसी ईयर। जो काम इस साल हो रहा है वो सारी बातें इस ईयर में लिखी जाएंगी। जो इस साल नहीं हो रहा वो इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखी जाएंगी। तो आपने इस साल फाइनल डिविडेंड पे किया कितना, $30,000 का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी पहले प्रॉफिट तो लिखूँ, माजरा चाहता हूँ, पहले आपने प्रॉफिट लिखना है। पहले ये वाली बात पूरी नहीं हुई थी, इसमें से ये चीज़ रह गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, अभी हमने कैलकुलेट किया। जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है इस साल का वो है $48,000। अब प्रॉफिट से ज़रा सोचिए, इनमें से किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा? क्या मेरे शेयर्स पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या मेरे रिजर्व्स पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या मेरी रिटेन अर्निंग पे इफेक्ट पड़ेगा? जी हाँ।
क्यों? क्योंकि रिटेन अर्निंग में मैंने क्या कहा था कि इसमें हम अपना सारा प्रॉफिट जो है वो रिटेन कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तो पहले से मेरे पास कितना प्रॉफिट रखा हुआ था 41,000 का, अभी कितना प्रॉफिट आ गया 48,000 का। तो इसमें 48,000 जो है वो मजीद आकर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मैंने इन दोनों के आगे लिखा डैश, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और रिटेन अर्निंग में मेरे 48,000 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक, ऐड कर दिए, थोड़ा आगे पीछे हो गया, आई मीन आप समझ जाएंगे। तो रिटेन अर्निंग में 48,000 क्या होगा भाई, ऐड होगा। और टोटल में भी, क्योंकि ये टोटल पे इफेक्ट पड़ेगा, आप इनको टोटल करें तो टोटल पे भी कितने ऐड हो जाएंगे, 48,000 ऐड हो जाएंगे। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, डिबेंचर को मैंने यूज़ कर लिया, शेयर की वैल्यू लिख दी, प्रॉफिट लिख दिया, रिटेन अर्निंग लिख दिया और रिजर्व की सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आ जाता हूँ मैं इस वाले पोर्शन पर। अब मैंने पे किया है डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, तो मैंने यहाँ लिखा फाइनल डिविडेंड। अगर मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ, यहाँ पे गौर से समझिए, पेड, हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। अगर डिविडेंड पे करते हैं तो क्या इससे मेरे शेयर कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या मेरे रिजर्व्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्या मेरी कंपनी, ये रिटेन अर्निंग का मतलब कंपनी की अर्निंग्स, क्या कंपनी के प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा? जी हाँ सर। क्यों फ़र्क पड़ेगा? वो यूँ फ़र्क पड़ेगा कि आप अपने शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट देंगे वो अपनी कंपनी के प्रॉफिट में से ही निकाल कर देंगे। अपने घर से लाकर शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं देंगे, बल्कि अपनी कंपनी में से प्रॉफिट निकाल कर देंगे। तो कंपनी के पास अगर मैं देखूं तो 41,000 पहले का प्रॉफिट था, 48,000 प्रॉफिट अभी आया, दोनों को मिलाएं तो $89,000 का हमारे पास प्रॉफिट मौजूद है। किसमें? रिटेन अर्निंग में। अगर $89,000 का प्रॉफिट मेरे पास मौजूद है तो इसमें से मैं $30,000 का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को दे सकता हूं। अगर दूंगा तो इससे मेरा जो रिटेन अर्निंग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे शो करेंगे कुछ यूँ, हो सकता है ये भी आगे पीछे हो जाए, नहीं जी अब सही शो हो रहा है। तो यहाँ से 30,000 आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आपकी रिटेन अर्निंग में से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, निकाल दिया आपने, माइनस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपके टोटल में से भी 30,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इंडिविजुअली माइनस करूँ या टोटल में से माइनस करूँ, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपके टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में से भी 30,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस इंटरिम डिविडेंड का भी। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड, इससे भी आपकी इन दोनों चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगेन जब आप डिविडेंड पे करेंगे साल के दौरान तो कहाँ से पे करेंगे, अपनी कंपनी के जमाशुदा प्रॉफिट में से निकालेंगे। जब इसमें से प्रॉफिट निकालेंगे तो इसमें से मजीद प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मजीद प्रॉफिट कम हो जाएगा तो रिटेन अर्निंग में से मजीद आप 24,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और टोटल में से भी 24,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक, ये दोनों बातें होती हैं। अब आते हैं यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ $8,000 टू द जनरल रिजर्व। आपने डिसाइड किया कि हम $8,000 जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। जनरल रिजर्व में हमारे पास कितने डॉलर मौजूद हैं, $45,000 मौजूद है। जनरल रिजर्व का मतलब हमने किसी खास मकसद के लिए पैसा उठा कर रखा। सर हम इसमें हम और पैसा जमा करना चाहते हैं। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जमा करना चाहते हैं। जमा कब करेंगे, जब आपको लॉस होगा, जब प्रॉफिट होगा। सर जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट रखा होगा तभी तो जमा करेंगे। एक आदमी नुकसान में जा रहा था, क्या वह पैसा जमा कर सकता है? नहीं सर, खुद नुकसान में पैसा कहाँ से जमा करेगा। तो यहाँ पर हम पैसा अपना जो है वो रिजर्व कर रहे हैं। कहाँ से निकालेंगे, क्या कैपिटल में से निकालेंगे? नहीं सर, कैपिटल में से नहीं, जमा पूंजी में से निकालेंगे। अगर कुछ जमा है तो पैसा जमा कर सकते हैं, तो पैसा उठा कर रख सकते हैं। तो जमा कहाँ हो रहा था सर, जमा आप कर रहे थे सब कुछ रिटेन अर्निंग में, सब कुछ हम यहाँ जमा कर रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारी अर्निंग है, इसमें से मैं $8,000 जो है वो यहाँ से निकाल कर यहाँ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इतना प्रॉफिट है मेरे पास, इतनी अर्निंग्स कंपनी के पास जमा है। ठीक है, तो इससे मेरे, जब मैं रिजर्व में अपना कुछ पैसा ट्रांसफ़र करूँगा तो इससे मेरे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा कैपिटल ज़ीरो रहा। रिजर्व में अगर मैं पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ तो मेरा रिजर्व पहले से कितना था, $45,000। अगर मैं इसमें मजीद पैसा, इस गुल्लक, ये गुल्लक समझ लीजिए, इस गुल्लक में अगर मैं $8,000 और डाल दूँ तो इस गुल्लक में $8,000 क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लिख दिया मैंने 8,000 प्लस। और कहाँ से निकालूंगा सर, ये आप अपनी दूसरे गुल्लक में से निकालें। दूसरे गुल्लक का नाम क्या है, रिटेन अर्निंग। इसमें से निकाल कर आप इसमें प्रॉफिट जमा कर रहे हैं। जब इसमें से निकालूंगा तो इस वाले गुल्लक में मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सर कम हो जाएगा। तो इसमें से $8,000 क्या हो जाने चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट। क्यों सर, हर बार तो ये होता है जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही थी वहाँ यहाँ प्लस कर रहे थे, जो यहाँ माइनस होती है वहाँ यहाँ माइनस कर रहे थे। लेकिन अब की बार नहीं करना। क्यों, क्योंकि यहाँ जो इफेक्ट है ना वो जीरो हो गया। एक बार 8,000 प्लस में आया, एक बार 8,000 माइनस में आया, इससे आपके टोटल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ गई, यहाँ एक वैल्यू कम हो गई, तो एक प्लस एक माइनस आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसीलिए आपकी टोटल शेयर होल्डर इक्विटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक जेब से दूसरी जेब में पैसा चला जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जेब को फ़र्क पड़ेगा, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि एक जेब से पैसा निकालकर आपने दूसरी जेब में ट्रांसफ़र कर दिया, इससे आपके टोटल अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब क्या रह गया, ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड जो कि कितना 8%, जो कि अगले साल पे करना है, इस साल पे नहीं करना, ये हम अगले साल पे करेंगे। और मैंने शुरू में कह दिया था कि इस स्टेटमेंट में हम सिर्फ वही बातें लिखते हैं जो इस पीरियड में हुई। ये पेमेंट डिसाइड तो अभी हो रहा है, अब पता नहीं फाइनल हुआ भी कि नहीं हुआ, भी तो शेयर होल्डर वोट करेंगे इस पर। तो इसकी जो पेमेंट करनी है हमें, वो इसकी पेमेंट हम आज नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, एक थोड़ी सी बात और भी समझिएगा, क्या ये मैंने 31 दिसंबर को ही अनाउंस कर दिया होगा और क्या डायरेक्ट जो शेयर होल्डर है वो भी 31 दिसंबर को आ गए होंगे? नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। 31 दिसंबर की रात तक तो बैठकर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते 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 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी लग जाती है। तो अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, यानी कि ये भी 31 जनवरी को हम लिख रहे हैं, लेकिन अनाउंस नहीं करते। 31 जनवरी को डिसाइड करके बैठ जाते हैं, लेकिन अनाउंस नहीं करते। अनाउंस तो पता नहीं, शायद 7-8 जनवरी को अनाउंस करेंगे, फिर पेमेंट पता नहीं 10-15-20 दिन या शायद 2-3 महीने बाद इसकी पेमेंट करेंगे। तो भाई ये तो शेयर होल्डर तो बहुत बाद में आएंगे मीटिंग में। यानी कि सर ये वाला मामला जो है ना, वो इस 31 दिसंबर 2026 के बाहर चला गया। अगर बाहर चला गया तो वो मेरे इस पोजीशन के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ये कब बननी है? ये तो बननी है सर इसी साल 31 दिसंबर 2026 को ये बननी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी साल के आखिर में बननी है। तो इसका मतलब कि यहाँ तक की जो बातें हम सिर्फ वही कर सकते हैं। ये इस पीरियड के बाहर की बात हो गई। अगले साल इसकी पेमेंट करनी है, अगले साल डिसाइड होना है, अभी तो डिसाइड भी नहीं हुआ, प्रपोज है, तो फिर इसको हम छोड़ देते हैं। आसान लफ्ज़ों में आपसे कहूँ, 3 डिविडेंड आपके सवाल में आएंगे, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, जिसमें से फाइनल और इंटरिम को आप यूज़ करेंगे और प्रपोज डिविडेंड को इग्नोर कर देंगे। आंखें बंद कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जैसे टेस्ट का कभी सुनते हैं ना, टेस्ट का मैसेज आया ग्रुप में, इग्नोर, आंखें बंद, नज़र नहीं आया, ऐसा कब भी आएगा, छोड़ो। इसके बाद आप कर लेंगे इन सारी वैल्यूज़ का टोटल, जो कि कहलाएगा आपका बैलेंस एट दिसंबर 31, 2026। हमारे शेयर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सर क्यों नहीं पड़ा? हो सकता है कि आपने साल के दौरान मजीद कुछ शेयर इशू किए हों। अगर शेयर मजीद आपने इशू किए होते और उसकी इन्फॉर्मेशन होती तो वो हम यहाँ पर ज़रूर शामिल करते, लेकिन हमने शेयर कोई इशू नहीं किए, इसीलिए उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसीलिए हमारे शेयर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वैल्यू सेम रहेगी इसकी, $3 लाख। रिजर्व्स हमारे पिछले साल थे $45,000 के, अभी इसमें $8,000 का इजाफा हुआ। इन दोनों को मिला दें तो ये बन जाएंगे $53,000। इसी तरीके से इन सारी वैल्यूज़ का आप टोटल करेंगे, ये दोनों ऐड होंगे, ये तीनों वैल्यूज़ इसमें से लेस हो जाएंगी, करके देखिएगा आंसर आ जाएगा 27,000। यानी इस वक्त मेरी कंपनी में जो प्रॉफिट रिमेनिंग है वो $27,000 का प्रॉफिट अभी भी कंपनी में बाकी है। उसके बाद इनको टोटल कीजिए या इनको टोटल कीजिए, दोनों सूरतों में एक ही आपका आंसर आएगा, आई थिंक 3,80,000। जी हाँ, 3,80,000। ठीक है जी। तो ये कहलाती है क्या? ये कहलाती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हमारी इक्विटी में यानी शेयर होल्डर इक्विटी में क्या क्या इफेक्ट पड़ा, कौन सी चीज़ कितनी बढ़ी है, कितनी कम हुई है, ये उसकी पूरी डिटेल शो करी। जैसे कैपिटल साल के शुरू में भी 3 लाख था, अभी भी 3 लाख है। रिजर्व साल के शुरू में तो 45,000 थे, लेकिन अभी 53,000 हो गए। रिटेन अर्निंग साल के शुरू में तो 41,000 थी, लेकिन अब जो है वो 27,000 हो गई। मेरी टोटल शेयर होल्डर अगर इक्विटी की अगर आप बात करें तो टोटल शेयर होल्डर इक्विटी पिछले साल कितनी थी? 3,86,000। और अब इक्विटी कितनी हो गई है भाई? 3,80,000। यानी हमारी शेयर होल्डर इक्विटी क्या हो गई है? कम हो गई। क्यों कम हो गई सर? हो सकता है कि आपने डिविडेंड जो है वो ज़्यादा दे दिया हो, है ना, डिविडेंड प्रॉफिट जो है वो आपने ज़्यादा बांट दिया, जिसकी वजह से आपकी जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो क्या हो गई है? वो कम हो गई। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका बेसिक फॉर्मेट और क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, एक्चुअली क्वेश्चन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इंशाल्लाह इसे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।